ख्याति किसी संस्था की प्रतिष्ठा या साख का मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं। ख्याति वह आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को व्यवसाय के संस्थान तक लाती है। व्यवसाय के संस्थान तक या व्यापार जो भी व्यापार कर रहा है उसकी दुकान तक लाती है, क्योंकि उस व्यापार के गुडविल के कारण जिस प्रकार एक चुंबक का टुकड़ा लोहे के कण यदि बिखरे हुए हो तो उसको अपनी ओर आकर्षित करके सारे उस चुंबक के चारों ओर चिपक जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि जिस व्यवसायिक संस्था की ख्याति है, प्रतिष्ठा है, साख है, तो जिस प्रकार वो लोहे का टुकड़ा जो बिखरे हुए होते हैं इधर उधर, उन टुकड़ों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेती है, ठीक इसी प्रकार जिस व्यवसाय की संस्था की प्रतिष्ठा या साख है वो ग्राहकों को अपनी ओर लाने का कार्य करती है। अब ख्याति उसके व्यवसाय एक संस्था की प्रतिष्ठा या साख या प्रसिद्धि के कारण मिलने वाला अधिक लाभ होता है और उसके कारण उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। अब ख्याति के मूल्यांकन के संबंध में ख्याति किन कारणों से बनती है? पहला कारण है व्यापार की ग्रह स्थिति। जिस जगह व्यवसाय स्थापित है वह किसी चौराहे या नुक्कड़ पे हो या मुख्य बाजार में ऐसी जगह पर हो जहां से चारों तरफ से ग्राहक आते हैं और निकलते हैं, गुजरते हैं, तो वहां उसका अपना आप ही उसका विज्ञापन भी हो जाता है। इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। व्यवसाय की किस्म, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो जिस प्रकार ग्राहक चाहता है वैसी की वैसी क्वालिटी का यदि माल देता है, ग्राहक के साथ वो हमेशा आप क्वालिटी जैसी मांगता है उसी के अनुसार वो बनाए रखता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके नाम की अपना आप ही प्रसिद्धि हो जाती है। एकाधिकार होना, जब कोई वस्तु इस प्रकार की हो कि उस बाजार में उस प्रकार की वस्तु और कोई उत्पादन करके नहीं बेच रहा है, तो ऐसी दशा में एकाधिकार हो जाता है। तो एकाधिकार के कारण ही ख्याति बन जाती है। व्यापार के मालिक की सामाजिक प्रतिष्ठा, उस व्यापार का जो स्वामी होता है उसकी खुद की भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होती है। उस परिणाम स्वरूप भी आपके उसके व्यवसाय की संस्था की भी प्रतिष्ठा यानी गुडविल बन जाती है, ख्याति बन जाती है। अगला, व्यवसाय संस्था के कर्मचारियों का ईमानदार और अच्छे मृदु व्यवहार का होना। व्यवसायिक संस्था के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने व्यापार के प्रति, व्यावसायिक संस्था के प्रति समर्पित होते हैं और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छी सेवाएं देते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप भी उस संस्था की आपके ख्याति बनती है। तो ख्याति की उत्पत्ति के ये जो कारण होते हैं। अब ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति 3 प्रकार की होती है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, नेचर ऑफ कैट, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। इसमें यह होता है कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। बिल्ली एक ऐसा प्राणी है जिसका लगाव मकान से होता है, मकान के मालिक से नहीं। यदि मकान का मालिक मकान खाली करके चला जाए फिर भी बिल्ली उसके साथ नहीं जाएगी, उसी मकान में रहने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार यदि व्यवसायिक संस्था का स्वामी बदल जाता है फिर भी उसके ग्राहक ज्यादा बढ़े रहते हैं, ग्राहक उस संस्था की ओर आते हैं। इस कारण उसकी ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। अब दूसरे, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, नेचर ऑफ डॉग। कुत्ते के स्वभाव, कुत्ता स्वामी भक्त होता है। व्यापार मकान का, जैसे कि मकान का मालिक मकान खाली करके चला जाता है तो उसका जो कुत्ता जो होता है वो उसका स्वामी भक्त होने के कारण वो भी उसके साथ साथ चला जाता है, क्योंकि उसका प्रकृति ऐसी होती है। तो कुत्ते का लगाव मकान से नहीं, मकान के मालिक से होता है। अब मकान का मालिक यदि मकान को खाली करके चला जाएगा तो उसका कुत्ता भी उसके साथ साथ चला जाएगा, तो ऐसी दशा में उसकी ख्याति कम होती है। लेकिन इसमें यह होता है कि
आपके जैसे कि व्यावसायिक जो संस्था है उसका स्वामी बदल जाता है तो उसके ग्राहकों का लगाव उस व्यावसायिक संस्था जगह से नहीं है, उस दुकान से नहीं है, उस भवन से नहीं है, उस संस्था के स्वामी से है। अब स्वामी चला जाता है तो उस दशा के अंतर्गत उसके ग्राहक ज्या के त्या बने नहीं रहते हैं। तो इसमें ज्यादातर पेशेवर व्यक्तियों में ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपके चूहे के स्वभाव की ख्याति, नेचर ऑफ रैट। चूहा, इस पर उसका लगाव न तो मकान से होता है न मकान के मालिक से। अब मकान का मालिक मकान छोड़ के चला जाता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न चूहा स्थिर हुआ रहता है न कोई बात। इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं, ऐसे भी संस्थाएं होती है जिनका लगाव, जिनके ग्राहकों का लगाव न तो दुकान से होता है न दुकान के मालिक से। तो ऐसी दशा में उसकी ख्याति का मूल्य भी कम होता है। ख्याति किन दशा में ख्याति की गणना की जाती है? ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है? नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार का द्वारा अवकाश ग्रहण, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना, साझेदार के आपस में लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन करना, फर्म के व्यवसाय को बेचना, दो अलग अलग फर्में चल रही है उनका एकीकरण करना, इन दशा के अंतर्गत ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अगला, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां में पहले है ख्याति के मूल्यांकन के आधार, वे समझेंगे विद्या से पहले। ख्याति के मूल्यांकन के आधार में प्रथम है भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको यूं भी बोल सकते हैं वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ख्याति के मूल्यांकन के आधार दो है। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सेकंड है अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। ऐसी दशा के अंतर्गत एक से अधिक वर्षों के दिए हुए लाभ होते हैं। उन अलग अलग वर्षों के दिए हुए लाभ में किसी वर्ष के लाभ में यदि असामान्य आय शामिल है तो उस वर्ष के लाभ में से उसको घटा दिया जाएगा। गैर व्यापारिक आय और असामान्य आय को घटा दिया जाएगा। असामान्य हानियों, गैर व्यापारिक हानियों और पूंजीगत हानियां यदि किसी वर्ष के लाभ में से घटी हुई है तो उसे उसमें जोड़ दिया जाएगा। ऐसा करने के बाद दिए हुए वर्षों के लाभों का योग करके उसमें वर्षों की संख्या का भाग दिया जाएगा। भाग देकर के औसत निकाला जाएगा। फिर उस औसत लाभ में से व्यापार के मालिकों का पारिश्रमिक यानी साझेदारों का पारिश्रमिक, उचित पारिश्रमिक उसमें से घटा दिया जाएगा। पीछे जो राशि बचेगी उसको भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ या वास्तविक औसत लाभ कहा जाता है।
अधिलाभ, अधिलाभ का अर्थ यह होता है कि वास्तविक औसत लाभ सामान्य लाभों से जितना अधिक होता है तो उस अधिक की राशि को अधिलाभ कहा जाता है। एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, यानी ऐसे भी बोला जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट नॉन एज सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ, अब सामान्य लाभ किसे कहेंगे? अधिलाभ का अर्थ तो ये हो गया कि वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ का अंतर अधिलाभ कहलाता है, यानी वास्तविक लाभ का सामान्य लाभ पर जो आधिक्य है उसे अधिलाभ कहते हैं। अब अधिलाभ जो अपन निकालेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें इसका वो फॉर्मूला है, इसमें आपके सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिए हुए वर्षों के लाभ को जोड़ करके वर्षों की संख्या का भाग दे दीजिए, टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, जो भी है 5 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फॉर द ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर, उसमें से लेस कर देंगे प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन। इसमें से लेस कर दीजिए जो कहलाएगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर से जो लाभ होता है, जो हो सकता है, उसको कहते हैं सामान्य लाभ। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी सामान्यतया जो विनियोग कर रखा है उस पर कितनी आय हो सकती है, तो उसको कहा जाता है सामान्य लाभ। विनियोजित पूंजी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ। विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर से जो आय बनती है उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय की दर, ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब इसमें इसकी जगह आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज कर सकते हैं, यदि प्रश्न में लिखा हुआ हो तो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्याय दर। सामान्य प्रत्याय दर किसे कहते हैं? सामान्यतः बाजार के अंतर्गत आप विनियोग करते हैं, आपके प्रतिभूतियों में या अंशों में या बैंक में, तो कितना प्रत्याय रिटर्न मिल सकता है उसको कहा जाता है सामान्य प्रत्याय दर। यानी जैसे कि कंपनी में विनियोग कर रखा है तो ऐसी कंपनियों में
आपके डिविडेंड की रेट क्या चल रही है, तो उसको मार्केट प्राइस पे अपन रेट निकाल देते हैं, तो डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, तो वो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यदि न दे रखी हो तो निकाला जा सकता है। कभी कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ ये भी लिखा हुआ हो कि वो वैसा व्यवसाय करने पर यदि वो जोखिम लेगा तो उस दशा में जोखिम के कारण उसको प्रत्याय अतिरिक्त मिल सकता है, तो वो उसमें आप जोड़ देंगे। तो कैसे, जैसे कि सामान्यतः दर 8% है और यदि वो रिस्क लेगा तो 2% एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो उस समय ये जोड़ करके कहेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर जनरली जो बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न कितना मिल सकता है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर उस रेट से अपना अनुमानित आय ज्ञात करते हैं। तो विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर से अनुमानित जो आय होती है वह सामान्य लाभ कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो अंतर होता है, और सुपर प्रॉफिट। और यदि जिसको सुपर प्रॉफिट निकालना आ गया, समझो उसको गुडविल का क्वेश्चन आराम से हल कर सकता है। गुडविल कैलकुलेट वही विद्यार्थी स्टूडेंट कर सकता है जिसको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए उसको पूरे बात का नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले अलग अलग वर्षों के दिए हुए लाभ होते हैं, उन वर्षों के किसी भी वर्ष के लाभ में असामान्य आय और असामान्य आय, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट यदि इंक्लूड है तो उसको घटा दिया जाएगा। अबनॉर्मल लॉस, नॉन ट्रेडिंग लॉस यदि उसमें से एक्सक्लूड है, घटाए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको वापस ऐड कर दिया जाएगा। ये समायोजन करने के बाद औसत निकाला जाता है। फिर औसत जो आएगा दिए हुए वर्षों का से डिवाइड करके एवरेज निकाल देंगे। फिर उस एवरेज में से आउट ऑफ एवरेज डिडक्ट किया जाएगा। व्यापार के जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, उसका फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर, साझेदारों का हो या पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो भी प्रॉफिट होगा प्रोप्राइटर का, पारिश्रमिक उसमें से आप एवरेज में से लेस कर देंगे। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का, तो उनका अंतर होता है, वह सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। जनरली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, और यदि नहीं दे रखी तो कंपनियों में ऐसा होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बराबर डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, ये हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जनरली दिया हुआ होता है, कभी कभी कंपनियों में नहीं दे रखा हो तो डीपीएस दिया हुआ होगा, डिविडेंड पर शेयर, और फिर उसमें मार्केट प्राइस पर शेयर का भाग देके इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए। अब आपके सामने बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से लाएंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स। टोटल एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट, टोटल एसेट्स ऑफ ऑल, टोटल एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल, ये मदद छोड़ दीजिए और बाकी सारी संपत्तियों का योग कर दीजिए। ऑन रिवैल्यूड अमाउंट, रियलाइजेशन वसूली मूल्य पर, टोटल एसेट्स ऑन रियलाइजेशन वैल्यू, ऐसे भी बोल सकता है, या रिवैल्यूड अमाउंट। तो टोटल एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, पुनर्मूल्यांकन आपके पास दिया हुआ होगा, तो पुनर्मूल्यांकित सभी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर योग, परंतु गैर व्यापारिक विनियोग
कृत्रिम संपत्तियां यानी फिक्टिशियस एसेट्स, और ख्याति की गणना के लिए ख्याति नहीं शामिल रखना है। ये मतलब है प्रश्न में, तो उनको छोड़ दो और बाकी सारी संपत्तियां का योग कर लो। उस योग में से सभी दायित्व, आउटसाइड लायबिलिटीज को, बाह्य दायित्वों को घटा दीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स ऑन रियलाइजेबल वैल्यू excluding non-trading investment, fictitious assets, minus outside liabilities. कैपिटल एम्प्लॉयड का अर्थ होता है कि सभी संपत्तियां पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर, वसूली मूल्य पर, टोटल एसेट्स ऑन रियलाइजेबल वैल्यू एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। यानी आप वसूली मूल्य पर सारी संपत्तियों का योग, परंतु कृत्रिम संपत्तियां, बाह्य विनियोग और ख्याति को छोड़ के बाकी संपत्तियों के योग में से बाह्य दायित्व घटा दिया जाएगा। शेष राशि ख्याति कहते, सॉरी, विनियोजित पूंजी कहलाती है। अब यह आपके विनियोजित पूंजी हुई। अब आपके ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां है, उसमें पहला वर्षा की क्रय विधि, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट है वर्षा की क्रय विधि, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, वर्षा की क्रय विधि, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, इसमें दोनों है ए बी। वास्तविक औसत लाभों का वर्षा की क्रय विधि और अधिलाभों के वर्षा की क्रय विधि। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का भी हो सकता है और सुपर प्रॉफिट का भी हो सकता है। जिस प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है कि 2 ईयर्स परचेज, इट मींस 2 से मल्टीप्लाई करना 3 ईयर्स परचेज, 3 से 4 ईयर परचेज यानी 4 से। अब जिस प्रॉफिट का कहा जाए उस प्रॉफिट से गुणा कर लो। यदि आपको वास्तविक औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय के बराबर का है या 3 वर्ष के क्रय के बराबर का है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वास्तविक लाभों की
वास्तविक औसत लाभों की क्रय विधि और अधिलाभों की क्रय विधि। वास्तविक औसत लाभों की क्रय विधि, क्रय विधि, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर यानी ख्याति बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यानी ख्याति, वैल्यू ऑफ गुडविल ख्याति का मूल्य बराबर वास्तविक औसत लाभ इंटू वर्षा की क्रय की, वर्षा का क्रय 2 ईयर परचेज या 2 लिख देंगे 3, यानी 2 ईयर परचेज में 2 टाइम्स, 3 ईयर परचेज में 3 टाइम्स, 4 ईयर परचेज में 4 टाइम्स, इन्हें दुगुना तिगुना चौगुना, इसका अर्थ यही होगा। तो 2 वर्ष के क्रय के बराबर इसका अर्थ होता है दुगुना, यानी औसत लाभ को 2 वर्षों में अपन जितना लाभ कमाते हैं उसके बराबर। 3 ईयर परचेज का मतलब होता है 3 वर्षों के क्रय के बराबर। इसका अर्थ होता है कि 3 वर्षों में आप औसत लाभ प्रति वर्ष कितना कमाते हैं, उसको 3 से गुणा करने पर कुल कितना बनता है उसके बराबर ख्याति होगी। दूसरा है बी, अधिलाभों की क्रय विधि। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज में जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें अधिलाभों की क्रय विधि, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अधिलाभों की क्रय विधि, तो सुपर प्रॉफिट इनटू जितने वर्ष का क्या उतने से गुणा कर लेंगे। यह है वर्षा की क्रय विधि। इस विधि के अंतर्गत जिस लाभ के लिए बोला जाए वर्षा का क्रय, किस लाभ के लिए वो वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उस लाभ को उससे मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज का लिख दे तो एवरेज से कर लो मल्टीप्लाई, सुपर प्रॉफिट से क्या, सुपर प्रॉफिट से कर लो। तो जिस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हो उस प्रॉफिट को उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 ईयर परचेज तो 2 से, 3 ईयर 3 से, 4 ईयर 4 से। लेकिन जिस प्रॉफिट का लिखा हुआ हो इंफॉर्मेशन, जिस प्रॉफिट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कहा गया है, उस प्रॉफिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो पहला है इसमें भी वास्तविक लाभों की पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन वर्ड यदि आपके लिखा हुआ हो तो हमेशा आपके उसके नीचे लिख दीजिए प्रॉफिट अपॉन रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट ऊपर लिख दो जिस प्रॉफिट का उल्लेख हो, जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो एक्चुअल प्रॉफिट ऊपर लिखो, नीचे रेट लिख दो। तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइजेशन। तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। जब एनआरआर आएगा तो ये रेट है, तो इसमें परसेंटेज होता है, तो ऊपर ये अपना आप ही 100 पे आ जाएगा। तो कोई लोग ये ऐसे लिखते हैं, जबकि एक्चुअल में ये आपके हमेशा परमानेंट है। जिस रेट का कहा जाए तो आप हमेशा ध्यान दीजिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा एनआरआर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बटा एनआरआर करो ना, तो भी बाद में आपको लिखते समय ऊपर रेट परसेंटेज होंगे, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगा और 100 ऊपर आ जाएंगे और रेट नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है अधिलाभों का पूंजीकरण विधि, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट यानी वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर जिस प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, यदि वर्ड कहीं भी लिखा हुआ हो तो पर्टिकुलर वो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर कर दीजिए। जिस प्रॉफिट का नाम लिखता है वो प्रॉफिट ऊपर इंटू 100 अपॉन एनआरआर। कैपिटलाइजेशन वर्ड है, कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि। इस आधार पर यदि गुडविल की गणना करनी है तो किस कैपिटल प्रॉफिट के बारे में कहा रखा है, वो प्रॉफिट इंटू 100 बटा एनआरआर कर दीजिए, आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। सुपर प्रॉफिट का कहेंगे तो सुपर प्रॉफिट लिख देंगे, एक्चुअल का कहेंगे तो एक्चुअल का लिख देंगे। तो सुपर प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा एनआरआर, सुपर प्रॉफिट बटा एनआरआर। ये आपके सुपर प्रॉफिट कैपिटल। जिस कभी भी वर्षों की क्रय विधि यदि ये वर्ड हो तो जिस प्रॉफिट का उल्लेख हो वो प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेज, चाहे सुपर प्रॉफिट हो तो सुपर, एक्चुअल हो तो एक्चुअल। ठीक इसी प्रकार कैपिटलाइजेशन यदि वर्ड हो तो ऐसे पूंजीकरण विधि के अंतर्गत वो पर्टिकुलर जिस प्रॉफिट का उल्लेख कर रखा है वो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यदि सुपर प्रॉफिट हो तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन वर्ड है तो परमानेंट फिक्स लिख देना, प्रॉफिट ऊपर इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अब है आपके वार्षिक वर्ती पीवी फैक्टर वर्तमान मूल्य विधि, वार्षिक वर्ती एन्युटी मेथड। वार्षिक वर्ती एन्युटी मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वर्तमान मूल्य कारक, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इसके अंतर्गत सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वार्षिक वर्ती विधि के अंतर्गत। अब आपके पास में सुपर प्रॉफिट तो निकालना आपको सिखा दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यदि आपके पास जनरली दिए हुए होते हैं लेकिन ना हो तो कैसे निकाला जाता है, देखिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बराबर वन अपॉन 1 प्लस रेट, ऐसा आप निकालते जाइए और जितने वर्ष के हो उतने बार आप इसको कैलकुलेटर पहले फर्स्ट बार ऐसे लिख दीजिए, फिर आप ऑन करते जाइए और आते जाएंगे, फिर उतने वर्ष का योग कर दीजिए। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 प्लस आर।
जनरली दिए हुए होते हैं, नहीं हो तो 1/1 + रेट। ये फर्स्ट ईयर का निकलेगा, 3 वर्ष का है तो इसको 3 बार दबा दीजिए और फिर उसका योग कर लीजिए और लिख दीजिए। ये प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य कारक। नेक्स्ट है आपके पास आपके अनुमानित आधार पर ख्याति, छिपी हुई ख्याति कहते हैं, हिडन गुडविल है। छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। उसके अंतर्गत छिपी हुई ख्याति में, हिडन गुडविल में जो साझेदार नया आता है वो पूंजी लाता है, तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाती है और उस पूंजी में से साझेदारों की वास्तविक लगी हुई पूंजी को घटा दिया जाता है। इस प्रकार ख्याति की गणना की जाती है। तो आपके ये जो मैटर है, छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल, इसके अंतर्गत वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर नए साझेदार की पूंजी के आधार पर अनुमानित पूंजी, एस्टिमेटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल on basis of new partners capital minus actual capital, total actual capital। कुल नए साझेदार की पूंजी के आधार पर कुल अनुमानित पूंजी माइनस कुल वास्तविक पूंजी, उसका जो अंतर होता है वह छिपी हुई ख्याति होती है, हिडन गुडविल। जो ख्याति दिखाई नहीं देती है लेकिन छिपी हुई ख्याति ऐसे निकलती है, नए साझेदार की जो पूंजी दी हुई है उस पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लीजिए कि इतनी पूंजी होनी चाहिए। एक्चुअल में कितनी पूंजी लगी हुई है, पुराने साझेदार की पूंजी तो प्रश्न में दी हुई होती है या उनके खातों का शेष दिया हुआ होता है, और नया साझेदार जो पूंजी लाता है वो उसमें जोड़ दो, ये वास्तविक पूंजी कहलाएगी। और नए साझेदार कितने हिस्से के लिए प्रवेश करता है उसके आधार पर फर्म की कुल पूंजी निकाल दीजिए, कितनी होनी चाहिए, उसको कहते हैं अनुमानित पूंजी। तो अनुमानित पूंजी और वास्तविक पूंजी का जो अंतर होता है वो ख्याति कहलाती है। अब आपके क्रय प्रतिफल विधि, परचेज कंसिडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना होती है गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। उसका जो डिफरेंस होता है, यानी उस व्यापार की जो संपत्तियां जो खरीदी और क्रय प्रतिफल कितना है। व्हेन द एक्सचेंज ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑन नेट एसेट्स, द डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल, दे आर नोन एज गुडविल। यानी उस व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियां से क्रय प्रतिफल अधिक है, एक्सचेंज ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑन नेट एसेट्स, यानी व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति, खरीदी जाने वाली शुद्ध संपत्तियां से क्रय प्रतिफल की राशि अधिक हो तो अंतर की राशि ख्याति कहलाती है, और यदि कम है तो फिर नुकसान है, कैपिटल रिजर्व बनता है। तो ऐसी दशा में आपके क्रय प्रतिफल विधि के अंतर्गत परचेज कंसिडरेशन मेथड में क्रय प्रतिफल विधि परचेज कंसिडरेशन मेथड में गुडविल बराबर
परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, जो संपत्तियां ली जाएगी उन संपत्तियां के वसूली मूल्य पर योग किया जाएगा और उसमें से लिए जाने वाले दायित्व घटा देंगे तो नेट एसेट्स आएगी। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट्स टेकन ओवर ऑन रियलाइजेबल वैल्यू माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, ली जाने वाली संपत्तियां माइनस लिए जाने वाले दायित्व, वो कहलाता है नेट एसेट्स। और परचेज कंसिडरेशन में नेट एसेट घटा लो तो अंतर की राशि ख्याति कहलाती है। यदि क्रय प्रतिफल की राशि शुद्ध संपत्ति से ज्यादा है तो आदि के राशि को ख्याति कहा जाता है।